नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के, और ये प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस क्लास से, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 एलटी ग्रेड परीक्षा और हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, और यूथ पब्लिकेशन से हम सभी सारे जो है सभी टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि अभी परीक्षा की कोई फिक्स डेट नहीं आई है, फिर भी बीच में जो भी समय हम सभी को मिला है इसका सदुपयोग करते हुए हमें अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहना चाहिए। परीक्षा आज नहीं तो कल परीक्षा तो अवश्य होगी ही। तो प्रश्न संख्या 211 है। इसके पहले 210 प्रश्नों को हम सभी सॉल्व कर चुके हैं, और ये 210 प्रश्न जो है भाषा विज्ञान से बने हुए प्रश्न हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। 211 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। पुनः प्रश्न पढ़ना चाहूँगी। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ठ। चारों ऑप्शन में से बताना है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यूपी पीजीटी 2016 का बना हुआ ये प्रश्न है। प्रश्न अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। इसका आंसर चारों ऑप्शन में से, तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले संस्कृत भाषा आती है ना। सभी भाषाओं की जो जननी है संस्कृत भाषा। फिर संस्कृत के बाद क्या आता है? पाली आती है। फिर पाली के बाद प्राकृत भाषा आती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, अपभ्रंश या अवहट्ठ, फिर हिंदी का विकास होता है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा पाली हो गया, यानी कि पाली हमारे 1 ऑप्शन ए में है। प्रश्न संख्या 212 देखेंगे। इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? ऑप्शन ए है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। बी ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। सी ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। और डी ऑप्शन है हमारा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम सभी को चूज करना है। प्रश्न संख्या 212, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, क्योंकि अपभ्रंश की बात हो रही है ना। अब इसे हम सभी अच्छे से समझ लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अब ये है, देखिए, इसके माध्यम से हम सभी देख लेते हैं कि जो वैदिक कालीन भाषा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आई। फिर लौकिक संस्कृत भाषा आई 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर पाली आई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ये पाली हो गया। और प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर के 1000, और जो हिंदी है 1000 ईस्वी से अब तक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न हमारा क्या था? अपभ्रंश था। तो अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 213 देखेंगे। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? देखिए, यूपी पीजीटी परीक्षा 2016 का बना हुआ प्रश्न है, और ये प्रश्न हम सभी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब भी हम प्रश्न सॉल्व करने बैठते हैं और एक प्रश्न जब 2-3 बार हम कर लेते हैं तो वो प्रश्न फिर हमें पढ़ना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप जुबान पे आ जाता है। जैसे प्रश्न देखते हैं तुरंत जो है मस्तिष्क में पूरी छवि आ जाती है कि हाँ, इसका यही करेक्ट आंसर होगा, ये प्रश्न हमने कहीं पढ़ा था। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम सभी करें उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा। जिस भाषा में अरबी भाषा, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होगा वह कौन सी भाषा है? प्रश्न संख्या 213, शायद आप सभी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। और इसे हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा। तो हिंदुस्तानी किस ऑप्शन में है? ए, तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 214 देखेंगे। प्रश्न संख्या 214, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? 214, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और मालवी। बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और मालवी। 214 नंबर का प्रश्न है बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बन जाएगा। देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है, जबकि कन्नौजी, इटावा, हरदोई, कन्नौजी जो है इटावा में, हरदोई कानपुर में, और ब्रजभाषा मथुरा, आगरा में प्रचलित है। आगे हम सभी देखेंगे भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है अर्धमागधी अपभ्रंश से, बी है मागधी अपभ्रंश से, सी है सौरसेनी अपभ्रंश से, डी है ब्राह्मण अपभ्रंश से। बताना है एलटी ग्रेड
LT परीक्षा हिंदी 2018 और यूपी PGT 2014 में बना प्रश्न है ये। भोजपुरी की बोली की उत्पत्ति हुई किससे हुई है? 215 नंबर का प्रश्न है, भोजपुरी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश से हुई है। तो मागधी अपभ्रंश किस में है? बी में हुए, तो बी वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर हम सभी ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें देखेंगे अपभ्रंश और उत्पन्न बोली। अपभ्रंश और उत्पन्न बोली अर्धमागधी से अवधि भगेली छत्तीसगढ़ यानी कि ABC के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। मागधी से मैथिली मगही भोजपुरी यानी कि मैम भोज के नाम से हम लोगों ने याद रखा है। सौर सेनी अपभ्रंश देखेंगे। देखिए सौर सेनी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली हो गया, राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। ब्राचड़ से सिंधी और पैसाची यानी कि लहदा और पंजाबी बोली उत्पन्न हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगही किस उपभाषा की बोली है? 216 नंबर का प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी बी ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी सी ऑप्शन है, पश्चिमी हिंदी डी ऑप्शन है, बिहारी। 216 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। मगही बिहारी उपभाषा की बोली। राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी सभी परिचित है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा खड़ी बोली और पूर्वी हिंदी अवधि भगेली छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी क्या है? अवधि भगेली छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 217 पे चलेंगे। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है सेमिटिक, हेमिस्टिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार। 217 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है 217 नंबर का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 217, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है। किससे है? चीनी भाषा परिवार से है। सेमेटिक, हेमेटिक परिवार और काकेशियन परिवार और आस्ट्रो एशियाटिक परिवार ये सभी क्या हैं? गलत हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। आगे हम सभी बढ़ते हैं। 218 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जेस्पर्सन, सेस्यूर, ग्लीसन। LT ग्रेड परीक्षा 2018 में जो प्रश्न बना पेपर हुआ था हिंदी का, उसका प्रश्न है ये। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? 218 नंबर का प्रश्न है, तो सोस्योर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 219 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली। 219 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 219, तो पंजाबी क्या है? पंजाबी। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 220 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे। आधुनिक भाषाओं में पंजाबी भाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है, बोली है और अपभ्रंश है। राजस्थानी सौर सेनी से, गुजराती सौर सेनी से, बिहारी मागधी से। आगे देखेंगे 220 नंबर का प्रश्न है, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? भोजपुरी भूतकालिक, अवधि वर्तमानकालिक, ब्रजभाषा भूतकालिक, बुंदेली भविष्यकालिक। 220 नंबर का प्रश्न, प्रश्न संख्या 220 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भोजपुरी भूतकालिक। भोजपुरी भूतकालिक, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बनेगा। 221 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 221। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। वर्धा की राष्ट्रीय भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। अब इसमें से हमें बताना है असत्य कथन चूज करना है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, रीवा, सतना और शहडोल बघेली बोली के क्षेत्र हैं, बिल्कुल निसंदेह कह सकते हैं। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी ऑप्शन हमारा जो है सही ही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ। हमारा यही असत्य कथन है। कौन सा है? यही हमारा असत्य कथन है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम सभी 22 नंबर का प्रश्न है। 222 निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ठ, पाली, प्राकृत, अवहट्ठ, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, अवहट्ठ, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। अब इसमें बताना है PGT परीक्षा 2016 हिमाचल प्रदेश का
इसमें प्रश्न बना था 222 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट, यानी कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट, इस तरह से इसका क्रम चलता है। और इसमें पाली से है तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ी है, इसे आप देख सकते हैं इसे रिवीजन के तौर पर। और निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी की उपभाषा नहीं है। 223 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाबी हिंदी नहीं है। पंजाबी हिंदी यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 224 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, बघेली। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। कौन सा आंसर देना है जो सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हैं कितनी बार परीक्षा में आया है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है शब्द पूछा गया है। 224 नंबर का प्रश्न है और बघेली नहीं है। क्या नहीं है? बघेली नहीं है। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी कहाँ की है? पूर्वी की है। आगे बढ़ते हैं हम सभी। करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है 225 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 225। कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? द्रविड़ भाषा परिवार, बी ऑप्शन आर्य भाषा परिवार, सी सामी हामी परिवार और डी चीनी तिब्बती। 225 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 225। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। किसके हैं? द्रविड़ भाषा परिवार। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है। और 226 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 226। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। और अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी गोपालाचारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। वर्धा महात्मा गांधी। ठीक है, कौन है? महात्मा गांधी। 227 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी थे। सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। प्रश्न बन सकता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना तथा देश विदेश में हिंदी का प्रचार प्रसार करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। हिंदी भाषा डैश डैश लिपि में लिखी जाती है, यानी कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, देवनगरी, देवागिरी, देवगिरी। तो देवनागरी भाषा, ये बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 227 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? 228 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक भाषा परिवार का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, सी ऑप्शन है डॉक्टर AFR हर्नले, डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें किसने किया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 228 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर AFR हर्नले ने। ठीक है, हर्नले ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को, आर्य भाषाओं को 4 भागों में बांटा, पूर्व गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न जो हमारा है 229 नंबर का प्रश्न है, मध्यकाल में फारसी यानी कि अरबी, तुर्की, पश्तो भी में कौन सी ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली? का ख जा, का ख ग जफा, का ख ग जफा, का ख ग जफा। और चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। 229 नंबर का प्रश्न है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो बी होगा, का ख ग ज और फा। ठीक है, और देखिए यहाँ नुक्ता लगा है और इसमें नुक्ता नहीं लगा है जा में, इसीलिए गलत हो गया है। और करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 230 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 230, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं हैं। अब इसमें से जो विशेषता गलत है उसी को हमें करना है। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, यही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, और भाषा जो है एक सामाजिक संपत्ति तो है,
परंतु भाषा पैतृक संपत्ति नहीं हो सकती। भाषा जो है क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, उसका स्वरूप जो है सदैव एक सा नहीं रहता। भाषा परंपरागत होती है। भाषा कैसी होती है, परंपरागत होती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 210 यानी से लेकर के 230 तक यानी कि 20 प्रश्नों को किया। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। पुनः प्रतिदिन ऐसे हम सभी जो है कुछ प्रश्नों को करते रहेंगे। एक दिन का गैप करके आजकल हम सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आप सभी अपना जो भी आपके पास अपना नोट्स है, जो भी टेक्स्ट बुक जो भी है, जिससे भी आप पढ़ते हैं, जो भी सामग्री आपके पास है, उन सभी से आप प्रतिदिन अपने एक एक टॉपिक को कवर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ये बहुत ही अच्छा अवसर है हम सभी के लिए। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम सभी जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करें, प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे हमारी तैयारी जो है बीच में रुके नहीं, बल्कि बनी रहे। हमारी तैयारी में निरंतरता बनी रहे और बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।